हेलो एवरीवन। अपन ने पिछले 2 लेक्चर के अंदर अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया था। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है अभिक्रिया का वेग व्यंजक या अभिक्रिया का वेग नियम। तो मैं हेडिंग लगा रहा हूँ, आपके पास है क्या, वेग व्यंजक व वेग व्यंजक या वेग नियम। एक ही बात है दोनों, वेग नियम। क्लियर? इन दोनों की बात करते, सॉरी दोनों पॉइंट एक ही है, तो अपन जानने की कोशिश करेंगे कि अभिक्रिया का वेग नियम या वेग व्यंजक क्या होता है। क्लियर? तो देखो, इसके लिए एक डेरिवेशन के थ्रू चलना पड़ेगा अपने को। माना कि एक अभिक्रिया निम्न प्रकार संपन्न होती है। निम्न प्रकार संपन्न होती है, जिसमें अपने को दे रखा है क्या, N1A प्लस N2B कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। क्लियर? अब इस रिएक्शन का क्या लिखेंगे अपन, वेग लिखेंगे। तो मैं लिखाऊं क्या, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार जो अभिक्रिया का वेग है, वो समानुपाती है किसके, सांद्रता A के N1 और ये B के N2 के। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे, और यहाँ से मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अभिक्रिया का जो वेग है वो है K A N1 B और ये N2। यहाँ पर जो ये आपके पास K है, ये क्या है, समानुपाती स्थिरांक है। क्या है? समानुपाती स्थिरांक है। क्लियर? और यहाँ पर देखो, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार क्या कहा गया है कि अभिक्रिया का जो वेग होता है वो क्रियाकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। और मैंने यहाँ पर इस समानुपाती स्थिरांक को यहाँ से हटाया, यहाँ क्या यूज किया है, के यूज किया है। इस के बारे में मैं क्या कह रहा हूँ कि ये क्या है, समानुपाती स्थिरांक है। क्लियर? अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, लेकिन एक बात ये भी ध्यान रहे कि द्रव्य अनुपाती क्रिया का जो नियम है वो क्या है, एक सैद्धांतिक अवधारणा है। क्या है? सैद्धांतिक अवधारणा है। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम एक सैद्धांतिक अवधारणा है। इसका कोई प्रैक्टिकल रिजल्ट नहीं, ये कोई प्रैक्टिकल रिजल्ट की बात नहीं थी। ये केवल एक सिद्धांत था कि अभिक्रिया का वेग है वो क्रियाकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। और आपने फिर समानुपाती स्थिरांक हटाया, के यूज किया। तो ये जो आपने अभिक्रिया का वेग लिखा है, यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, रेट या अभिक्रिया का वेग, इस रिलेशन के थ्रू आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, जिसमें जो के है वो क्या है, समानुपाती स्थिरांक है। और जो द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम है वो क्या है, एक सैद्धांतिक अवधारणा है। लेकिन प्रायोगिक निष्कर्ष के अनुसार, लेकिन यदि एक्सपेरिमेंटली अपन बात करें तो अभिक्रिया का जो वेग है वो समानुपाती है A की पावर x1 के और B की पावर x2 के। क्लियर? ये x1 और x2 क्या है, यहाँ ये बताया गया कि x1 की जो वैल्यू है वो N1 के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, और x2 की जो वैल्यू है वो N2 के इक्वल हो भी सकती है और नहीं हो सकती। यानी कि x1 इक्वल और नॉट इक्वल टू N1 और x2 इक्वल एंड मे बी नॉट इक्वल टू N2। क्लियर? मैंने पूरा क्रॉस पूरा नहीं काटा, इसको नीचे वाली लाइन को बराबर रखा है। क्लियर? ये बात किससे कही गई है, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू कही गई है, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन और एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन। क्लियर? ये प्रयोग के द्वारा प्रूव किया गया। भाई कुछ रिएक्शन, यहाँ कहने का मतलब ये है कि सपोज यहाँ 2 है और यहाँ कितना है, 1 है,
तो हो सकता है कि x1 क्या हो, 2 हो सकता है x1 1 आ जाए, 0 आ जाए, फ्रैक्शनल आ जाए, और x2 की वैल्यू 1 आ सकती है और नहीं भी आ सकती। क्लियर? तो ये बात किससे पता चली? ये बात पता चली अपने को किससे? एक्सपेरिमेंट से, कि आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे 2 3, जरूरी नहीं है कि यहाँ क्या है 2 3, आ भी सकता है और नहीं भी। ये किसका रिजल्ट था? एक प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन का रिजल्ट था। क्लियर? अब इस इक्वेशन में अपन समानुपाती स्थिरांक हटाएंगे और यहाँ यूज करेंगे k, और ये हो जाएगा मेरे पास क्या, s टू पावर x1 और b टू पावर x2, जहाँ x1 की वैल्यू n1 की वैल्यू के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। क्लियर? अब देखिए मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है? अभिक्रिया का वेग व्यंजक है। क्या है? अभिक्रिया का वेग व्यंजक है। इसी को क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग नियम कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं अपन? अभिक्रिया का वेग नियम। अच्छा, इसमें क्या फर्क है? ये एक सैद्धांतिक अवधारणा थी जो द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम के अनुसार लिखी गई है, जिसमें क्या होता है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 ही आएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ कितना आएगा? 3 ही आएगा। क्लियर? लेकिन प्रायोगिक निष्कर्ष ये कहता है कि आपने यहाँ पे 2 देखा है तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर कितना है 2 ही आए, 2 आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। ये प्रैक्टिकल के द्वारा प्रूव किया जाता है कि यहाँ कौन सा डिजिट आएगा, यहाँ जो लिखा है वही आएगा, नहीं आएगा। अब दूसरी बात यह है कि आपने एक्सपेरिमेंट रिजल्ट से जो डराइव किया है, जो रेट लिखा है, वही क्या है? अभिक्रिया का वेग व्यंजक है या वेग नियम है। दूसरी बात, यहाँ जो k था वो k तो क्या है? समानुपाती स्थिरांक है, और यहाँ जो आपके पास k है, ये k क्या है? अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस है वो समझने की नोटिस कीजिए। भाई इसको तो मैं कह रहा था क्या समानुपाती स्थिरांक, इसको क्या कह रहा हूं मैं? अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। देखो ये टोटल जो अमाउंट है आपके पास वो किससे लिखा हुआ है? एक्सपेरिमेंट से लिखा हुआ है। इसका मतलब अभिक्रिया का वेग नियम या अभिक्रिया का वेग व्यंजक एक प्रायोगिक अवधारणा है। ये प्रायोगिक तरीके से एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है वो भी क्या है? एक प्रायोगिक अवधारणा के थ्रू ही आपने प्राप्त किया है। क्लियर? तो ये अभिक्रिया का वेग व्यंजक या अभिक्रिया का वेग नियम कहलाता है। हम इसको वापस लेते हैं, दोबारा इसके बारे में थोड़ी बात और करेंगे। क्लियर? मैं यहाँ लिख रहा हूँ रेट इज इक्वल टू उसी रिएक्शन के लिए k है और s टू पावर x1 है एंड b टू पावर कितनी है आपके पास? x2 है। क्लियर? ये इक्वेशन नंबर क्या है? 1 है। और इस इक्वेशन को आप क्या कह रहे हो कि ये अभिक्रिया का क्या है? वेग व्यंजक है या फिर वेग नियम है। क्या है ये? अभिक्रिया का वेग व्यंजक या फिर अभिक्रिया का वेग नियम है। क्लियर? और ये वेग अभिक्रिया का वेग व्यंजक या वेग नियम क्या है? एक प्रायोगिक अवधारणा है। क्या है? प्रायोगिक अवधारणा है, अर्थात ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, प्रायोगिक तरीके से ही निकाला गया है। इसमें जो आपको k दिखाई दे रहा है, आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो? kn भी लिख सकते हो। क्लियर? तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि आपके पास जो kn है वो क्या है? वेग स्थिरांक है। क्या है? वेग स्थिरांक। और वेग स्थिरांक भी क्या होता है? एक प्रायोगिक अवधारणा ही होती है। क्लियर? अब देखो, मान लीजिए एग्जामिनर हमें क्या पूछे? वेग स्थिरांक की परिभाषा पूछे। क्लियर? तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? रेट इज इक्वल टू, आप kn भी यूज कर सकते हो और k भी यूज कर सकते हो। रेट किसके बराबर हो सकती है? अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के बराबर हो सकती है। कब? जब प्रत्येक क्रियाकारक की सांद्रता का मान कितना हो जाए? इकाई हो जाए, यूनिट हो जाए। क्लियर? ध्यान देना। इधर क्या कह सकता हूं मैं? किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अभिक्रिया के उस वेग के बराबर है जहां प्रत्येक क्रियाकारक की सांद्रता का मान इकाई हो जाए। या मैं क्या कह सकता हूं? किसी अभिक्रिया में जब प्रत्येक क्रियाकारकों की सांद्रता का मान इकाई हो तो अभिक्रिया का वेग क्या कहलाता है?
अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहलाता है। यदि अभिक्रिया में प्रत्येक क्रियाकारकों की सांद्रता का मान इकाई हो जाए, प्रत्येक क्रियाकारकों की सांद्रता का मान इकाई हो जाए तो अभिक्रिया का वेग ही अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहलाता है, पहली बात। दूसरी बात, यहां अपन एक वर्ड और काम में लेंगे कि वो क्या है, विशिष्ट अभिक्रिया वेग, और दूसरा क्या है, विशिष्ट अभिक्रिया वेग स्थिरांक। क्लियर? देखो मैंने एक तो आपको वेग स्थिरांक की परिभाषा बताई है। यदि किसी अभिक्रिया में प्रत्येक क्रियाकारकों की सांद्रता का मान इकाई हो जाए तो अभिक्रिया का वेग ही अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहलाता है। अब विशिष्ट अभिक्रिया वेग स्थिरांक क्या है? यही है क्या, जब क्रिया का प्रत्येक क्रियाकारक की सांद्रता का मान इकाई हो जाए तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक विशिष्ट अभिक्रिया वेग स्थिरांक भी कहलाता है। किसी अभिक्रिया में प्रत्येक क्रियाकारकों की सांद्रता का मान इकाई हो जाए तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक और क्या कहलाता है, विशिष्ट अभिक्रिया वेग स्थिरांक कहलाता है। तो अब आप इसको समझ गए होंगे क्या, किसी अभिक्रिया में प्रत्येक क्रियाकारकों की सांद्रता का मान इकाई हो जाए तो अभिक्रिया का वेग विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है। मतलब ये सारी चीजें किससे जुड़ी हुई है, प्रत्येक क्रियाकारकों की सांद्रता के मान इकाई होने से जुड़ी है। देखो पहली डेफिनेशन मैंने क्या बताई, इसकी बताई, किसकी, वेग स्थिरांक की। किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहलाता है जब प्रत्येक क्रियाकारकों की सांद्रता का मान इकाई हो जाए। जब प्रत्येक क्रियाकारकों की सांद्रता का मान इकाई हो जाए तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक विशिष्ट अभिक्रिया वेग स्थिरांक भी कहलाता है। जब किसी अभिक्रिया में प्रत्येक क्रियाकारकों की सांद्रता का मान इकाई हो जाए तो अभिक्रिया का वेग विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है। आपके पास बिल्कुल क्लियर नोटिस है सारी चीजें कि अभिक्रिया का वेग व्यंजक और वेग नियम प्रायोगिक अवधारणा है, और इसी वेग व्यंजक और वेग नियम में जो k लिखा हुआ है या kn लिखा हुआ है वो क्या है, वेग स्थिरांक है। क्लियर? अभिक्रिया का वेग ही क्या होता है, वेग स्थिरांक होता है कब, जब प्रत्येक क्रियाकारकों की सांद्रता का मान कितना हो जाए, इकाई हो जाए। जब प्रत्येक क्रियाकारकों की सांद्रता का मान इकाई हो जाएगा तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक और क्या कहलाता है, विशिष्ट अभिक्रिया वेग स्थिरांक कहलाता है। और जब प्रत्येक क्रियाकारकों की सांद्रता का मान इकाई हो जाता है तो अभिक्रिया का वेग विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कहलाता है। ये बात हो गई किसकी, वेग व्यंजक या वेग नियम की। नेक्स्ट चलते हैं अपन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। वो आपके पास क्या है, अभिक्रिया की कोटि। यह है आपके पास अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, अभिक्रिया कोटि को बोलते हैं अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिनोटेड बाई एन। देखो इसको डायरेक्टली समझने के लिए अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको अपन मैथमेटिकली कंसीडर करेंगे। देखिए मैं कह रहा हूँ कि रेट इज इक्वल टू के एन एस टू पावर x1 एंड बी टू पावर क्या है आपके पास x2 है। और मैं ऐसा कह रहा हूँ कि जो n है ना अभिक्रिया की कोटि वो किसके बराबर है, x1 प्लस x2 के बराबर है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, किसी अभिक्रिया की कोटि क्या है, किसी अभिक्रिया कोटि ये आपके पास क्या है, क्रियाकारक है। क्रियाकारकों की क्या लिखी हुई है, सांद्रता लिखी हुई है। x1 और x2 क्या है, क्रियाकारकों की सांद्रता की घातांक है, और इनका जो योग है यही क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। क्लियर? तो मैं क्या कह सकता हूँ, किसी अभिक्रिया की कोटि, या मैं क्या कह सकता हूँ, और किसी अच्छा ये आपने यहाँ क्या लिखा है, ये वेग व्यंजक लिखा है। क्या लिखा है आपने, ये वेग व्यंजक लिखा है। इसका मतलब कोटि का निर्धारण आप कहाँ से करोगे, हमेशा अभिक्रिया के वेग व्यंजक या वेग नियम से ही करोगे। किससे करोगे, वेग व्यंजक या वेग नियम से ही करेंगे। तो मैं क्या कह सकता हूँ, किसी अभिक्रिया के वेग व्यंजक में क्रियाकारी पदार्थों की सांद्रताओं की घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। क्या कह रहा हूँ मैं, किसी अभिक्रिया के वेग व्यंजक में क्रियाकारी पदार्थों की सांद्रताओं की घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। क्लियर? अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण आपने कहाँ से किया है, वेग व्यंजक या वेग नियम से। और मैं जानता हूँ कि वेग व्यंजक या वेग नियम क्या है, प्रायोगिक अवधारणा है। क्या है, प्रायोगिक अवधारणा है। इसका मतलब ये है
कि जब ये प्रायोगिक अवधारणा है तो ये भी क्या है, प्रायोगिक अवधारणा है, मतलब अभिक्रिया की कोटि भी क्या होती है, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होती है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये क्या है, प्रायोगिक अवधारणा है। और वास्तव में आपको अभिक्रिया की कोटि कहाँ से कैलकुलेट करनी चाहिए, वेग व्यंजक या वेग नियम से ही, वेग नियम से ही इसको कैलकुलेट करना चाहिए। क्लियर। देखो मान लीजिए एग्जामिनर मेरे को एक इक्वेशन देता है, क्या है, जैसे मान लो ये दे देता है वो 2a + b कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो ऐसा नहीं है कि मैं इसको देख करके कह दूं कि a की पावर 2 आएगी b, क्योंकि ये तो आपको पहले वेग व्यंजक लिखना पड़ेगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसको देख करके मैं सीधा नहीं बता सकता कि ये अभिक्रिया की कोटि है। जैसे मान लीजिए मैं लगातार पढ़ा रहा हूं, हर साल पढ़ाता हूं, केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर इसके न्यूमेरिकल सोल्व कराता हूं, तो मेरे को देख देख करके क्या याद हो गया कि यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, इसकी पावर ये। अदरवाइज यदि मेरे सामने भी कोई ऐसी रिएक्शन ला दी जाए जो अब तक मैंने नहीं देखी है, तो मैं उसकी कोटि का निर्धारण नहीं कर सकता। कोटि का निर्धारण करने के लिए किसकी जरूरत होती है, अभिक्रिया के वेग व्यंजक या वेग नियम की जरूरत होती है। और वो खुद भी क्या है, प्रैक्टिकली डिटरमाइंड है। तो कोटि, अभिक्रिया की कोटि भी क्या होती है, प्रैक्टिकली डिटरमाइंड होती है। दूसरी बात, अभिक्रिया की कोटि की वैल्यू 0, 1, 2 एंड फ्रैक्शनल भी होती है। आप आगे की क्लासेज में जाओगे तो ऐसा हो सकता है पर्टिकुलर किसी एक रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन उसको डिस्कस अपन यहाँ नहीं करेंगे। सिर्फ इतनी ही बात करेंगे कि अभिक्रिया कोटि 0, 1, 2, 3 एंड फ्रैक्शनल भी हो सकती है। क्लियर। दूसरी बात, यहाँ आप देख रहे हो कि जो क्रियाकारक वेग व्यंजक में आ गया है, जो क्रियाकारक वेग व्यंजक में आ गया है, वो अभिक्रिया के वेग को निश्चित रूप से क्या करेगा, प्रभावित करेगा। क्लियर। तो मैं ये कह सकता हूँ क्या, अभिक्रिया की कोटि उन क्रियाकारक अणुओं की संख्या को बताती है जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। देखिए जो क्रियाकारक यहाँ आ चुका है जिसकी पावर 0 नहीं है, कम से कम 1 तो हो या फ्रैक्शनल हो, 1/2, 3/2 कितना भी चलेगा वो। क्लियर। तो जो क्रियाकारक यहाँ आ चुके हैं वो अभिक्रिया के वेग को डेफिनेटली क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। तो मैं क्या कह सकता हूँ, अभिक्रिया की कोटि उन क्रियाकारक अणुओं की संख्या को बताती है जो अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। क्लियर। ध्यान देना दोबारा से, किसी अभिक्रिया के वेग व्यंजक में क्रियाकारी पदार्थों के सांद्रताओं की घातांकों का योग अभिक्रिया कोटि कहलाता है। ये क्या है, एक प्रायोगिक अवधारणा है। क्लियर। और इसे हमेशा किससे कैलकुलेट करना चाहिए, वेग व्यंजक या वेग नियम से कैलकुलेट करना चाहिए। इसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड फ्रैक्शनल भी हो सकती है। नेक्स्ट अपन बात करें तो अभिक्रिया की कोटि n है, उन क्रियाकारक अणुओं की संख्या को बताती है, उन रिएक्टेंट के बारे में बताती है जो अभिक्रिया के वेग को, जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। क्लियर। तो ये बात हो गई किसके बारे में, कोटि के बारे में। अब इसके अपन क्या करते हैं, एक दो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जो जैसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर भी आए हुए हैं। एक बात आप यहाँ ये क्लियर कर लो कि आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा, सपोज जैसे n = 0 है, n = 1 है, n = क्या है, 2 है। n की वैल्यू 0 है तो वो कौन सी है, 0 ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। क्लियर। उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। n = 1 है तो वो क्या कहलाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया। n = 2 है तो वो क्या कहलाएगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी। क्लियर। अब ऐसा है कि 0 ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे और कोई इलाज उनका नहीं है। आपको याद रखना पड़ेगा कि ये रिएक्शन 0 ऑर्डर की है, ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है, ये रिएक्शन कैसी होती है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। क्लियर। ये सब आपको मेमोराइज रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। सपोज जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, एग्जामिनर ने क्या दिया आपको, रेट = k s² और 20² 1/2 है। दूसरा आपके पास क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है रेट = k a और ये b²। और थर्ड आपके पास है 2a + b कन्वर्ट इनटू c। ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपको पूछा गया है इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है और इस रिएक्शन के अंदर एक के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्या है, अभिक्रिया की कोटि क्या है। क्लियर। और इसमें भी आपको क्या बताना है, n ही बताना है। तो देखो हम जानते हैं कि अभिक्रिया कोटि क्या होती है, किसी अभिक्रिया के वेग व्यंजक में
अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण करते टाइम आपके पास क्या होना चाहिए, वेग व्यंजक होना चाहिए। सीधी रिएक्शन को देख करके तो कहना ही नहीं है कि इतनी इसकी कोटि है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करते हैं, मेरे पास क्या है, ए और बी है। कोटि क्या थी, किसी अभिक्रिया के वेग व्यंजक में क्रियाकारी पदार्थों के सांद्रताओं की घातांकों का योग। यहाँ 1 है, यहाँ कितना है, हाफ है, तो मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस हाफ इज इक्वल टू 3/2। देखिए यहाँ कुछ भी नहीं लगा, इसका मतलब क्या है, 1 है। सेकंड वाले क्वेश्चन को आप समझिए, इसने ये आपके पास अभिक्रिया की कुल कोटि है, जो 3/2 है वो क्या है, अभिक्रिया की कुल कोटि। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि अभिक्रिया एक के संदर्भ में प्रथम कोटि है और अभिक्रिया बी के संदर्भ में कितना है, 1/2 कोटि है। दोनों का एवरेज, दोनों को ऐड करके आपने 3/2 लिख दिया। इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि एक के संदर्भ में कोटि का मान क्या है, तो आप क्या कहोगे कि एक के संदर्भ में कोटि का मान कितना है, 1 है, यानी कि कैसी है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। कैसी है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बात करें अपन इसकी। अच्छा, इसमें कुल कोटि पूछी जाती तो n इज इक्वल टू 2 + 1 तो कितना हो जाता, आपके पास 3 हो जाता। क्लियर? मैं इसकी बात करूं, इस रिएक्शन की, ये क्या है आपके पास, क्या वेग व्यंजक है क्या? तो देखो कायदा तो यही है कि इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। और बिल्कुल वेल प्रूफ है ये बात, क्योंकि कोटि का निर्धारण तो किससे किया जाता है, वेग व्यंजक से किया जाता है। फिर भी मान लो एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया कि कोटि बताओ, ऐसा आया हुआ भी है शायद एक बार क्वेश्चन, तो फिर उनको ऐड करके आपको लिखना होता है। लेकिन इसका कायदा यही है कि आप सीधा किसी रिएक्शन को देख करके नहीं कह सकते कि इसकी कोटि का मान इतना होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाइयाँ पढ़ेंगे अपन, और उसके बाद में अपन आणविकता के बारे में और सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।